So hello everyone. Today again we are going to see the three important questions for today. Okay, and I'm going to provide the PDFs for all the 225 students. Okay, those who are registered students, we are going to provide you the PDFs for all these questions. So just listen here, understand, and try to implement in your daily preparation. Okay. Now moving to the very first question, if you see here, it says the chairman of the Rajya Sabha presides over the joint sitting of two houses if speaker and deputy speaker of the houses are absent. Okay. Now who presides the house? ठीक है, अब आप देखो कि बेसिकली स्पीकर प्रिसाइड्स द हाउस, बट आप यहीं नहीं रुको, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि सपोज स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा. देन इट्स अ डेप्यूटी स्पीकर. अब ये डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा, राइट. फिर देन अगेन देयर इज अ पैनल ऑफ स्पीकर्स, राइट. तो आपको ये डिटेल में जाके स्टडी करनी है कि अगर तो ये सवाल आपको खुद से आना चाहिए दिमाग में, राइट. ये जो क्वेश्चन है आप खुद से पूछोगे अपने दिमाग में एंड देन यू विल गेट द आंसर. जैसे आप आंखें बंद करके कोई टॉपिक पढ़ते हो, यू ट्राई टू गिव द लाइक सो मेनी क्वेश्चंस you can ask related to that topic, related to that part, and you find the answer, explore and just get to it. Okay, तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या पूछा है कि अगर दोनों नहीं है तो इसको ज्वाइंट सीटिंग की बात हुई है, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट सीटिंग की बात कर रहे हैं, राइट. ज्वाइंट सीटिंग का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा एक साथ बैठे हैं. अब इनको कौन प्रिसाइड करेगा. तो सबसे पहले जो आदमी तो स्पीकर हैं एंड देन डेप्यूटी स्पीकर, एंड व्हेन बोथ आर एब्सेंट देन द क्वेश्चन सेज राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ ना, एक्स ऑफिशियो. ओके, सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग इफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट. सेकंड क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग. अब आप ध्यान से देखना, द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट अप्लाइड टू द मनी बिल और द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स इन द स्टेट असेंबलीज. इट इज अप्लाइड ओनली टू ऑर्डिनरी बिल्स. अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड प्ले किया है आपके साथ, ताकि अगर आप थोड़ा सा भी फोकस कम कर रखे हो एंड योर लर्निंग इज वीक, योर फोकस इज वीक, इवन योर लर्निंग इज स्ट्रांग बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, आप ये गलत कर जाओगे. ओके, बिकॉज मैंने आपके लर्निंग को और जो करेक्ट लर्निंग है उसको सपोर्ट करके मैंने क्वेश्चन किया है. फॉर एग्जाम्पल मैंने किया नॉट अप्लाई टू द मनी बिल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको बहुत ये करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. तो यहाँ पे आप इतना घुल मिल जाओगे कि आप बाद का इस लाइन पे ध्यान नहीं दोगे. इसी जो बाद में लाइन लिखी हुई है इस पे आप ध्यान नहीं दोगे. इस पे लिखा हुआ इट इज अप्लाइड ओनली टू द ऑर्डिनरी बिल्स. फॉर आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ज्वाइंट सिटिंग स्टेट असेंबली, ठीक है. ज्वाइंट सिटिंग किसकी बात हो रही है, स्टेट असेंबली पे. तो स्टेट असेंबली पे ये ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द स्टेट असेंबली, राइट. तो यहाँ पे चाहे मनी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या ऑर्डिनरी हो, कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो ज्वाइंट सिटिंग स्टेट में बात करता है. स्टेट में ज्वाइंट सिटिंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंट में होती है, स्टेट में नहीं होती है. सो ये स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट भी गलत है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. अब आंसर देख लीजिए क्या है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस and the deputy speaker in his absence. If the deputy speaker is also absent from joint sitting, the deputy chairman will come into the picture. ठीक है, तो चेयरमैन को यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलेगा, डेप्यूटी सीधे आ जाएगा, राइट. तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है, राइट. सेकंड क्वेश्चन देखिए, नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द स्टेट. समझ में आ गया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज द एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब आप देखो कोई भी बैंक है, एडीबी बैंक हो, ब्रिक्स बैंक हो, AIIB बैंक हो, ब्रिक्स बैंक हो, आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इवोल्यूशन, ठीक है. इवोल्यूशन कैसे, क्यों आया. दूसरा, इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन मतलब रीज़न क्या है. अगर 10 से ज़्यादा मेंबर है तो आपको कौन कौन याद करने की जरूरत नहीं है, राइट. बिकॉज मोस्टली तो क्वेश्चन जो पास्ट में भी आए हैं, 10 मेंबर्स जब तक हैं तब तक ठीक है, बट अगर 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो ये नहीं पूछेंगे कि इसके मेंबर्स कौन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो मेंबर्स किस रीजन से हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनका रीजन क्या है, ठीक है, ये हो गया. एंड देन वोटिंग राइट्स कितना इक्वल है या कुछ कंट्रीज को ज़्यादा है, किस तरीके से वोटिंग राइट्स है. ओके, तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं ये देखना है, ठीक है. फिर आप देखो इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ एडीबी. ऑल मेंबर्स ऑफ एडीबी, all members of ADB are from within the Asia and the Pacific region, ठीक है. And ADB was established after 1973 global crisis.
मतलब क्यों इस बैंक को स्टैब्लिश करना पड़ा, उसका एक रीजन ये है। पूरा आज एशियन डेवलपमेंट बैंक कवर हो गया, ये 4 स्टेटमेंट से मोस्टली हो गया। अब आप देखो आंसर क्या है, ओनली 1, 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। अब देखो ओरिजिन ऑफ द बैंक हम देखते हैं, 4th स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इफ यू सी AD was conceived in 1960 as a financial institution that would be Asian in the character and foster economic growth and cooperation in one of the poorest region in the world. poorest region एशियन को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 63 में ऑयल क्राइसिस का जो रीजन है दैट इज रॉन्ग। 1973 ऑयल क्राइसिस इज अ रॉन्ग रीजन हियर, इट वाज कंसीव्ड इन 1960s एंड 63 में ये रियलिटी बन गया, AD स्टैब्लिश्ड हो गया। द फिलीपींस कैपिटल ऑफ मैनिला वॉज चोजन टू होस्ट अ न्यू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप देख लो फिलीपींस मैनिला, ओके। नाउ विथ 31 मेंबर्स दैट कम टुगेदर टू सर्विस प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर रीजन। चलो ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो आपके लिए ये जो ऑयल क्राइसिस ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखो मेंबर्स, देखो द मेंबरशिप इन द बैंक शैल बी ओपन टू द मेंबर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट and other regional countries and non-regional developed country which are members of the United Nation or any of the specialized agency. तो ये भी बताना चाहिए कौन कौन इसके मेंबर बन सकते हैं, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन यू विल सी हियर, आप देखो यहाँ पे इस 68 मेंबर्स में 49 आर फ्रॉम द एशिया एंड पैसिफिक एंड 19 आउटसाइड। तो आपसे जो ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक आर फ्रॉम द एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ये गलत हो जाएगा, ओके। तो ये डिटेल स्टडी, ये वेबसाइट से है स्टडी, राइट। तो आप ADB की वेबसाइट पे जाओ, उसका हिस्ट्री पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तब आपको चीज़ों क्लैरिटी मिलेगी और टॉपिक कवर होगा। कितनी चीज़ें कवर करोगे, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बॉडीज़ है, कितनी बार कवर करोगे, कैसे करोगे, राइट। सो आपको ग्रेजुअली जैसे जैसे हम करवा रहे हैं आपको, आप वैसे एक तो आपका 50% कवरेज तो यहीं पे हो जाएगा, हमारे साथ काम करोगे, एंड रेस्ट 50% इज योर ओन थिंग। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो उस पर काम करो एंड एवरीथिंग। अब आप देखो, अब आप इसको देखोगे, आप इंडिया इज ए मेंबर सिंस 1966 और उसके में देखो लिखा हुआ है इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADB। कोई भी चीज़ मैंने विकिपीडिया से कॉपी करके नहीं कहा है, सब कुछ आपके सामने है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। अभी सेकंड स्टेटमेंट रह जाता है इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ ADB। आप देख लीजिए यहाँ पे, इट इज करेक्ट। The total voting power of each member shall consist of some of the basic votes and the proportional votes. चलिए ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, but this is the incorrect statement. The number of proportional votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stocks of the bank held by the member. देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है, the number of proportional votes of each member shall be equal to the number of shares. Votes is equal to number of shares. जितना उनका स्टॉक बैंक में हेल्ड करता है शेयर्स का, उसके अकॉर्डिंग उनको वोट शेयर्स दी गई है। समझ में आया। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां पे कि इक्वल है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ओनली करेक्ट। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। सब कुछ लिखा हुआ है बच्चे, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दो के पढ़ लोगे। आसान तो नहीं है चीजें, बट पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखो बोर मत हो, जब मैं बोर नहीं हो रहा, ये सब तो फ्री का आपको दे रहा हूं, राइट। तो क्यों नहीं ले रहे हो आप, बोर क्यों हो रहे हो। आप देखो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC, ठीक है। अब पहला है चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए, क्या GEAC का क्लियरेंस मैंडेटरी है फॉर द एनवायरमेंट रिलीज ऑफ द GM क्रॉप्स, क्या मैंडेटरी है, ठीक है। तीसरा देखो, एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ GEAC प्रेफर एन अपील, ठीक है ना। अपील, अब पहले तो अपील कर सकता है कि नहीं, पहले ये देख लो। टू सच अथॉरिटी एज मे बी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, ठीक है। तो अपील किसको करेगा, जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अपॉइंट करती है एज एन अथॉरिटी। द 4th स्टेटमेंट सेज द GEAC हैज द पावर्स टू रिवोक सच अप्रूवल वंस अप्रूव्ड। क्या GEAC इसको वापस से रिवोक कर सकता है। देखो कितने अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, आपको अगर पढ़ोगे तो अभी तक क्या पढ़ते हो, GEAC कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, GEAC इज रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ GM क्रॉप्स। इसके अलावा आप कभी भी डीप डेप्थ नॉलेज में जाने की कोशिश करते हो, नहीं करते हो खुद से, क्योंकि वो आपको लगता है बड़ा मुश्किल काम है, आएगा पढ़ लेंगे मैगजीन में। खुद से नहीं करोगे तो कैसे होगा। नाउ इफ यू सी ऑल द 4 स्टेटमेंट्स, द आंसर इज A 2 3 4। पहला गलत है, बिकॉज इफ यू सी हियर द कंपोजिशन ऑफ GEAC, चेयरमैन कौन होता है, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, और यहाँ पे मैंने यूनियन मिनिस्टर लिखा हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आप देख लीजिए। अप्रूवल, नो पर्सन शैल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द GEAC। ये एक्ट में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल इसको करना है, ठीक है, बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, any person aggrieved by a decision made by the GEAC can make an appeal
टू एन अथॉरिटी एज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, ये भी सही है अपील वाला स्टेटमेंट। और देखो GAC शैल हैव पावर्स टू रिवोक सच अप्रूवल, 3 कंडीशंस हैं, इफ देयर इज एनी न्यू इन्फॉर्मेशन जस्ट टू हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, डैमेज टू द एनवायरमेंट, और नॉन कॉम्प्लायंस हैज बीन स्टिपुलेटेड। तो ये 3 रीजन है जहां पे GAC वंस अप्रूव्ड द प्रोडक्ट उसको रिवोक कर सकता है वापस, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीज आपको एक्ट के अंदर से लिखे बनाई गई है। नाउ यू रीड दीज स्टेटमेंट्स, आप देखो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें भरपूर तरीके से करनी है और आगे बढ़ना है, राइट। तो तीनों क्वेश्चन ट्रिकी थे, आसान नहीं था, लर्निंग बहुत ज्यादा थी और बहुत डेप्थ में था, तो आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस करनी है। सो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो।